नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अल्मोड़ा पहुंचे। यहां जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में सैन्य अभियान के तैनात दौरान बीते दिनों बीरगत को प्राप्त 5 असम रेजिमेंट के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के पंडखोला स्थित आवास पहुंचे और बलिदानी अधिकारी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्वजन से भेंट कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोक संतृप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और परिवार को इस मुसीबत घड़ी में एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा में दिया गया लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अल्मोड़ा में बलिदान बीरेश्वर की स्मृति में भव्य गेट बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने शोक परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। यहाँ मेयर अजय वर्मा, दर्जा मंत्री गोविंद सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिमकलनी मैदान में बच्चों से मुलाकात की और बच्चों से मिलने पहुंचे। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब झूला घर स्थित इलाहाबाद बैंक के समीप मॉल रोड पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द सामान्य कर दी गई और जानकारी के अनुसार अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र मसूरी को सूचना मिली और झूला घर के निकट मॉल रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने देखा कि विशाल पेड़ मुख्य मार्ग पर गिरा हुआ है जिससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके बाद टीम को राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए 2 वुडन कटरों की सहायता से पेड़ को छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया और सड़क से हटाया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग पर पूरी तरह से यातायात खोल दिए गए। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के समय वहां कोई राहगीर या वाहन मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग की तत्परता और शकुल कार्यशैली की सराहना करते हुए समय पर कार्य होने से संभावित दुर्घटना टल गई है। घटना के बाद क्षेत्र में यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। तो वहीं मसूरी मॉल रोड पर अवैध पटरी कारोबार के खिलाफ शनिवार देर रात चलाए नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विवाद खड़ा हो गया। नगर पालिका प्रशासन ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। पालिका प्रशासन के अनुसार अभियान के दौरान कुछ महिलाओं और संजय टमटा नामक व्यक्ति ने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी और कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई और जब सामान ले जा रहे नगर पालिका के वाहन को भी रोक दिया गया। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारी में आक्रोश फैल गया। कर्मचारी संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी मसूरी कोतवाली पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नगर पालिका ने अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने पुलिस को भेजे पत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के महामंत्री चंद्र प्रकाश बडोनी और संजीव कवि ने बताया है कि इससे पहले भी संजय टमटा द्वारा एक कर्मचारी को फोन पर कथित रूप से धमकी दी गई है जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान धमकी और अभद्रता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी, प्रशासन के आदेशानुसार टीएससी कमेटी जो गठित थी उसके आदेशों का अनुपालन होना था। हमारे 2 कर्मचारी और उसमें जो है हमारे मुख्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जो है मौजूद थे और उनके साथ जो है इन व्यक्तियों द्वारा जो है अभद्रता की गई। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय की गाड़ी के
समक्ष आके उनके साथ बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जो हमारे सबसे उच्च अधिकारी हैं उनके साथ अगर इस प्रकार का अभद्रता का प्रयोग किया जाता है तो हमारे जो कर्मचारियों का मनोबल भी टूटा है इससे। और जो अतिक्रमण टीम के साथ जो कर्मचारी थे वो हमारे संविदा कर्मचारी हैं जो कि सबसे निम्न श्रेणी में आते हैं, और उनके साथ इस टाइप का जो अभद्रता हुई है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पालिका द्वारा एक गठित अतिक्रमण की टीम अपना काम कर रही थी रात्रि को, और कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ अभद्रता की गई है। उन पे छेड़खानी का आरोप लगाया गया और बदतमीज भी की, हाथापाई की नौबत भी आई थी, और जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रखा है। और इसी तरह से, और क्योंकि उस घटनाक्रम में हमारे पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी भी मौजूद थे, और जब सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आम कर्मचारी का मनोबल टूटता है, और इससे कर्मचारियों में अपने आप को कमजोर और हताश महसूस कर रहे हैं। जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी, प्रशासन के आदेशों। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग के तत्वाधान में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में योग दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास कर स्वास्थ्य जीवन का संदेश दिया। आयुष विभाग द्वारा योग प्रशिक्षकों के निर्देश में विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने स्वयं योग अभ्यास किया और कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। उन्होंने सभी लोगों से नियमित रूप से योग अपनाने की अपील की। इस दौरान आयुष विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा। मैं इस पावन पवित्र योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे समाज को, प्रत्येक मानव जाति को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं अपनी तरफ से इस देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है, और यह भारत ही कर सकता है। योग के माध्यम से पूरी दुनिया निरोग हो, किसी को कोई बीमारी ना लगे, अच्छी समाज के अंदर अच्छी पर्सनालिटी पैदा हो, अच्छे व्यक्तित्व पैदा हो, यह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। मैं इसके लिए आप सबके माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अकल्पनीय चीज को देश के कोने कोने, विदेशों के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं डॉक्टर रंजना दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल में। और मैं कह रही हूँ कि एक दिन से अंतर्राष्ट्रीय, ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो इतने जनसंख्या में आप लोग आए। लेकिन ये जनसंख्या एक दिन की नहीं होनी चाहिए, ये डेली की होनी चाहिए, तब स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको। और इस स्वास्थ्य लाभ से आप मेडिसिन से लाखों दूर, करोड़ों दूर रहेंगे। एक दिन का नहीं होता है, ये डेली का होता है। तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जितना नेचुरोपैथी से, योग से जुड़ेंगे उतना ही बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, और लॉन्ग लाइफ जिएंगे आप लोग और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नगरासू स्थित गुरुद्वारे में चल रहे निहंग सिद्ध सिख विवाद का 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गुरुद्वारे की छत पर चढ़े निहंग सिख अभी भी अपने रुख पर कायम है, जिससे प्रशासन, गुरुद्वारा प्रबंधन और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। मामले को लेकर गुरुद्वारा संचालक बेहंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि छत पर चढ़े लोग वास्तविक और मान्यता प्राप्त सिख नहीं है। उनका कहना है कि असली सिख किसी पंजीकृत संगठन अथवा समिति से जुड़े होते हैं, जबकि यहाँ मौजूद लोगों का किसी अधिकृत संस्था से संबंध नहीं है। बेहंत सिंह ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्षेत्रीय भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गुरुद्वारे में मौजूद एक लगभग 60 वर्षीय श्रद्धालु को बंधक बनाकर रखा गया है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। उन्होंने बताया है कि पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने फोन के माध्यम से छत पर मौजूद
सिखों से बातचीत का समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार छत पर डटे सिख 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई घटना के बाद जेल भेजे गए 3 निहंग सिखों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि इस घटनाक्रम का सीधा असर श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। सामान्य दिनों में यहां प्रतिदिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु मत्था टेकने और लंगर ग्रहण करने पहुंचते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के चलते गुरुद्वारे में आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से चटक धूप खिलने से गर्मी परेशान कर रही है। रविवार को धूप के साथ उमस ने भी परेशान किया। खासकर मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं। हालांकि दिन पर धूप खिलने से मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा सामान्य से ऊपर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्ण अनुमान के अनुसार सोमवार को गर्मी से राहत मिलने का आसार है। रविवार को सुबह से चटक धूप के चलते दून का अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 डिग्री के इजाफे के साथ रहा है और रात का न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री बढ़ोतरी की गई है। पर्वतीय इलाकों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्ण अनुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तूफान चलने येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। पूज्य सभी हमारे सत्संग, अब मैं नाम लूंगा तो फिर कोई छूट जाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा नहीं होता है। पूज्य महान विभूतियां सभा और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ हरिद्वार से जो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय बहन ऋतु खंडूरी जी, हमारे आध्यात्मिक जगत के भी पूरे विश्व के अंदर जिनकी पहचान है और उत्तराखंड सरकार में मेरा सहयोग भी करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन भी करते हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे सहयोगी प्रदीप बत्रा जी, नितिन जी, आदेश जी और हमारे जिलाध्यक्ष आशुतोष जी और विक्रम भुल्लर, जिसने इस आज आयोजन तो पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज ने किया है और मुझे इसने इतने मैसेज डाले सारे। आज मेरा कार्यक्रम पहले जागेश्वर का था, वो सारा कार्यक्रम जो है पूरा बदलवाने का पूरा इसने जो है पूरा प्रबंध किया हमारा और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी मातृशक्ति, सभी आए हुए पूरे देश भर से आए हुए सभी भक्तगण, हमारे युवा नौजवान साथी, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, पूज्य संतगणों को दंडवत प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को, और आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सुंदर अवसर है। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ के बोलूँ थोड़ी देर के लिए। अब साक्षी महाराज जी यहाँ पर नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उठूंगा तो फिर थोड़ा आपसे दूर हो जाऊंगा और इतने सारे लोगों के चरण बिंदुओं में रहना, उनकी कृपा प्रसाद पाना, कितने सारे जो हमारे जीवन के अनेक प्रकार के जो जाने अनजाने में हमसे भूलें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, कुछ प्रायश्चित करने होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सानिध्य से ही जो है वो सब कट जाता है। श्रीमद् भागवत आप कह रहे हैं और श्रीमद् भागवत जहाँ नहीं बहुत पॉजिटिव और वातावरण बहुत सकारात्मक है। मैं अब इतने बड़े जहाँ विद्वान हो, जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया हो, उनके बीच में बोलना तो सूरज को दिया दिखाना जैसा। और वैसे ही पूज्य हमारे रामदेव जी महाराज यहाँ पर हैं, तो वो कुछ कहेंगे भी बाद में। इतने ज्यादा विद्वानों के बीच में ज्यादा बोलना चाहिए क्या?
उनका केवल आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि मेरे पर भी और आप सब पर भी, जितने सामने बैठे हैं, इधर भी उधर भी, उन पर साक्षात भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। इसीलिए वहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा हो और इतना बड़ा संत समागम हो रहा हो, वहां पहुंचने के लिए तो लाखों लोग पहुंच सकते थे, लेकिन हम ही लोग क्यों कहते हैं कुछ लोग, तो हम लोगों पर विशेष कृपा है। और मुझे तो आज वैसे जागेश्वर में भी एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और यहीं के एक व्यास जी वहाँ पर कथा कर रहे हैं, बहुत छोटी आयु के हैं, एकलव्य हरितोष, हाँ 20 वर्ष की आयु। तो उसमें मुझे समापन में रहना था, लेकिन पूज्य महाराज जी का और यहाँ पर ऐसा आयोजन था तो इन्होंने कहा कि आपको समापन पर यहाँ रहना है, तो मैं एक दिन एकलव्य को यहीं से अभिनंदन कर दें। जी नहीं वहाँ हुआ है मैं। अच्छा हुआ है, एक दिन पहले आके। हाँ कल हुआ है मैं। चलो ये तो और अच्छी बात। तो ऐसे आयोजनों सच में नारायण की कृपा से होता है और हम सब पर साक्षात है। और मैं तो अपने ऊपर हमारे पूरे, जैसा अभी साक्षी जी महाराज कह रहे थे, आप सच में आज जो भी स्थितियां, आज पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है, भारत की आध्यात्मिक चेतना को देख रहा है। देखिए कल ही हमारा योग दिवस था, जी ने योग के लिए जो किया है हम सब जानते हैं, उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा विश्व आज 190 देश योग को मना रहे हैं और सनातन की जो ध्वजा है पूरे विश्व में लहरा रही है। और इसको स्वर्णिम काल कहा जाए सनातन का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे चाहे वो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनकर उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, उनको विराजित करना हो, ये इसी कालखंड में संपन्न हुआ। काशी का कॉरिडोर बनना हो, मैं कॉरिडोर की बात इसलिए बार बार करता हूँ पूज्य महाराज जी, मैं एक बार बहुत पहले सन 2000 के आसपास में काशी गया था और जब काशी में गया तो मैंने देखा कि बहुत सकरा सा रास्ता था। आपका तो खैर जन्म स्थान भी उसके पास का ही है। मैं पूर्वांचल के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, पूरा मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई है। तो इतना सकरा रास्ता था कि कुछ ही लोग उसके अंदर जा पाते थे और कोई महादेव का भक्त गंगा का जल अगर महादेव जी को अर्पित करना चाहता था, जलाभिषेक करना चाहता था, तो बड़ी कठिनाई उसको होती थी। और देखिए कैसा महादेव ने किस प्रकार की उन्होंने कृपा करी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने काशी का कॉरिडोर बना दिया। अब लाखों भक्त आज जो है माँ गंगा का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। कई लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। महाकाल लोक उज्जैन में बन गया। देवभूमि उत्तराखंड में देखिए, पहले लोग यहाँ से यात्रा करने जाते थे तो बद्रीनाथ जाने में 2 दिन लग जाते थे, यमुनोत्री गंगोत्री जाने में बड़ा समय लग जाता था, कठिन यात्रा। केदारनाथ जी की यात्रा तो क्योंकि पैदल भी है वो भी कठिन होती थी। चारों धामों के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड बने। केदारनाथ 2013 की आपदा में किस प्रकार का वहां नुकसान हुआ, पूरा परिसर आसपास का क्षेत्र तहस नहस हो गया। केवल भगवान का स्थान सुरक्षित रहा, उसके अतिरिक्त पूरा उस प्रलय में जो है पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। और भगवान अपने भक्त को ही मौका देते हैं। वहां भी उन्होंने, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 13 में आपदा आई थी और 14 के बाद केदारनाथ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। आज भव्य केदार बन गया, दिव्य केदार बन गया। वहां जाएंगे तो शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई, आस्था पथ बन गया, सरस्वती घाट बन गया, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन गए, वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो गई, ध्यान केंद्र बन रहा है।
तमाम सारे काम आज भी चल रहे हैं वहाँ पर। एक बद्रीनाथ धाम में आज एक मास्टर प्लान बन रहा है। ये नए नए काम, कोई प्रधानमंत्री जहाँ नहीं गए वहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे। जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माणा गांव, देश का अंतिम गांव कहते थे। और उस दिन उन्होंने वहीं से, माणा गांव से कहा कि ये भारत का अंतिम गांव नहीं है, अब ये भारत का पहला गांव है। उस दिन से और ऐसे सभी गांव जो भारत के सीमा के गांव होंगे वो सभी पहले गांव के रूप में माने जाएंगे, पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। उनका जो विकास होगा वो पहले गांव के रूप में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आदि कैलाश जॉलिंग कोंग जो लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री। और उनके जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? जहां पूरे साल में 400, 500, 600 लोग जाते थे, अब इस साल लगभग 45 दिन के अंदर ही 45,000 से ज्यादा लोग चले गए। हर दिन 1,500, 2,000 लोग पहुंच गए। और महाराज जी भी गए, हमारे सतपाल महाराज, ओम पर्वत भी गए। और जो लिपू लेक का नया लिपू लेक बन गया है, और वो रोड बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जो बना नहीं। अगर मैं इसमें बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जानकारी चूंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर इसको देख भी रहे हैं और विश्व में अपनी बात पहुंचाने वाले भी हैं। 1947 के बाद देश में ये जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनने दिया गया। सोच ये होती थी कि रोड बन जाएंगी तो वो दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर हमला करने आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सोच को बदलने का काम किया और उस